हेलो दोस्तों, दृष्टि आईएएस के पीटी रिवीजन प्रोग्राम में आपका स्वागत है। और हम चर्चा कर रहे हैं अर्थव्यवस्था खंड पर। अर्थव्यवस्था से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण खबरें हैं हम उन्हें कवर कर रहे हैं। तो जो आज की महत्वपूर्ण खबर है, पहली खबर उसमें है G33। G33 क्यों महत्वपूर्ण है, G33 क्या है, आइए जानते हैं। G33 दरअसल विकासशील देशों के लिए एक फोरम की तरह कार्य करता है, यानी विकासशील देश इससे जुड़ करके अपनी अपनी समस्याओं को साझा करते हैं और इससे संबंधित जो भी एक नीतिगत संरचना होती है उसके बारे में बात की जाती है। तो वर्तमान में विश्व के लगभग सभी क्षेत्रों से 44 देश इसमें शामिल हैं। हालांकि इसका नाम G33 है, लेकिन इस वक्त इसमें 44 देश मौजूद हैं और भारत इसका सदस्य है। इसी तरह चीन इसका सदस्य है, पाकिस्तान इसका सदस्य है, इंडोनेशिया इसका सदस्य है और भी लंबी लिस्ट है। लेकिन प्रमुख रूप से याद रखिएगा कि भारत, चीन और पाकिस्तान तीनों इसके सदस्य हैं। विश्व की लगभग 4.30 बिलियन आबादी, यानी लगभग 55% आबादी का ये प्रतिनिधित्व करते हैं। एक बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था का भी प्रतिनिधित्व करते हैं, यानी वैश्विक अर्थव्यवस्था का लगभग 27% का ये प्रतिनिधित्व करते हैं। लेकिन इसकी चर्चा क्यों की जा रही है? दरअसल G33 जो समूह है वह इस वक्त चर्चा में इसलिए बना हुआ है क्योंकि WTO की आने वाले समय में एक बैठक होने वाली है। तो WTO में यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में क्या बातें निकल करके आएंगी, खास तौर से कृषि के संबंध में भारत के द्वारा MSP जैसी जो पॉलिसीज अपनाई जाती हैं, ट्रेड से रिलेटेड, सब्सिडीज से रिलेटेड, उसको लेकर के बातचीत की जानी है। तो हाल ही में पीयूष गोयल जो भारत के केंद्रीय मंत्री हैं उन्होंने एक बयान जारी करके कुछ बातें कही थी। उनके मुताबिक WTO में भारत जैसे विकासशील देशों के लिए नीतिगत स्पेस की कमी देखी जा रही है, तो इसको वो आगे उठाएंगे, जिसमें G33 समूह की प्रमुख भूमिका हो सकती है। तो जो कृषि से संबंधित जो सब्सिडी दी जाती है WTO के, उसको लेकर के कुछ नियम हैं। खास तौर से WTO का उद्देश्य है कि वैश्विक स्तर पर व्यापार को लेकर के एक समानता बनी रहे, किसी भी तरह का कोई देश इसमें छेड़खानी ना करे इसके नियमों से। ठीक है, तो इसी को लेकर के कृषि की जो सब्सिडी दी जाती है उसमें भारत को लेकर खास तौर से चिंताएं जताई जाती हैं। अगर हम इसको समझें तो उसके बाद हम पहले एक बार इस पे बात कर लेते हैं कि भारत की जो चिंताएं हैं वे क्यों हैं। उसके बाद जो कृषि सब्सिडी से जुड़े 3 बॉक्स हमेशा ही परीक्षाओं के लिए चर्चा का विषय रहते हैं, खास तौर से एम्बर बॉक्स, ब्लू बॉक्स और ग्रीन बॉक्स, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो भारत जो देश है वह दरअसल खाद्य सुरक्षा से संबंधित कार्यक्रम चलाता है। भारत में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, साथ ही कृषि को प्रोत्साहन देने के लिए भारत सरकार क्या करती है, एक प्रशासित कीमत पर फसलों की खरीद करती है, जिसे आप MSP के रूप में जानते हैं। तो फसलों की खरीद करने से क्या होता है कि किसानों को उससे सीधे लाभ पहुंचता है। इस फसल की खरीद को भारत में भंडारित किया जाता है और PDS जैसी स्कीम के तहत गरीब लोगों में वितरित किया जाता है। ठीक, ये भारत का दरअसल एक खाका है खाद्य सुरक्षा से संबंधित। ये हो गई सामान्य बात। अब हम इस पॉइंट को वहां पर जोड़ करके समझेंगे तो हमें बात समझ में आएगी। जब भारत सरकार खरीद कर लेती है MSP के तहत और इससे जो भी किसान हैं उनको एक तरीके से फसल की एक निश्चित पैदावार की कीमत गारंटी मिलती है, जिसको लेकर के जो नियम है WTO के, उसमें कहा गया है कि ये नियम जो है इसके व्यापार को एक तरीके से डिस्टॉर्ट करते हैं। तो जो 3 बॉक्स की संकल्पना इसमें लाई गई है, एम्बर बॉक्स, ब्लू बॉक्स और ग्रीन बॉक्स, इसमें इसी तरह के नियमों की कुछ बातें कही गई हैं कि कौन सा देश कितनी सब्सिडी दे सकता है और कितनी सब्सिडी नहीं दे सकता, कितनी सब्सिडी उचित है, किस तरीके से नियम है। तो जो एम्बर बॉक्स की हम बात कर रहे हैं, एम्बर बॉक्स में जो प्रमुख बातें हैं उनको समझते हैं। इसमें कहा गया है उत्पादन और व्यापार को विकृत करने के लिए, यानी डिस्टॉर्ट करने के लिए जो माना गया है, यानी ऐसा नहीं कहेंगे कि हैं, इसमें लिखा हुआ है कि जो माने गए साधन हैं, घरेलू समर्थन उपाय हैं, कुछ अपवादों को छोड़ करके उनको इसमें शामिल किया गया है। ठीक, तो ये कहता है कि जितना कुल उत्पादन किया जाएगा वह उत्पादन
उस उत्पादन के दौरान जो देश अगर सब्सिडी या सहायता देता है अपने उत्पादकों को तो उसकी एक सीमा होगी। जैसे विकसित देश 5% तक, जबकि भारत जैसे विकासशील देश 10% तक सब्सिडी दे सकते हैं। अब यहाँ पर जब एमएसपी दी जा रही है तो एमएसपी को लेकर यही चुनौती है कि ऐसा माना जा रहा है कि ये कई बार इस नियम का उल्लंघन करती है। तो जो एमएसपी है उसको एम्बर बॉक्स में शामिल किया गया है, एमएसपी साथ ही साथ खाद्यान्न की खरीद को। ठीक, जो ब्लू बॉक्स और ग्रीन बॉक्स में शामिल किए गए उपाय हैं उनको इसमें छोड़ दिया जाए तो जो भी सभी तरह के सहायता राशि दी जाती है या फिर जो भी नियम बनाए जाते हैं उनको एम्बर बॉक्स में ही डाला जाता है। कीमतों का समर्थन करने वाले उपाय या उत्पादन मात्रा से संबंधित सब्सिडी आदि शामिल की जाती है। तो ऐसा क्यों करते हैं? तो दरअसल जो WTO है वह मानकर चलता है कि यदि कोई देश अपने उत्पादकों को सब्सिडी देता है तो इससे उसके क्षेत्र में यानी उस देश में विशेष रूप से किसी फसल की या किसी खास वस्तु की उत्पादकता बढ़ सकती है। उसको बढ़ा करके उस बढ़ी हुई मात्रा को वह देश किसी अन्य देश में निर्यात करने के लिए उपयोग कर सकता है, लाभ कमा सकता है। तो जो एक सामान्य नियम है सामान्य व्यापार के वो इससे बाधित होते हैं, ऐसा WTO का मानना है। इस आधार पर ही ये कुछ बातें कही गई हैं। हालांकि भारत जैसे विकासशील देश इस बात पर लेकर के चिंता जाहिर करते हैं कि भारत जैसे विकासशील देशों में गरीबी और एक बहुत बड़ी मात्रा में या बहुत बड़े क्षेत्र के हिसाब से जो है खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम चलाए जाते हैं। इस हिसाब से कुछ छूट उन्हें मिलनी चाहिए। इसी को लेकर के WTO में खींचतान चलती रहती है। जो दूसरा बॉक्स है हम उसकी बात करते हैं। दूसरा है ब्लू बॉक्स। तो इसे एम्बर बॉक्स कहा जाता है लेकिन कुछ शर्तों के साथ, यानी कुछ शर्तें हैं जो एम्बर बॉक्स के अतिरिक्त इसमें लगाई गई हैं। तो इसमें क्या क्या है, विकृति को कम करने के लिए डिजाइन की गई स्थितियां, यानी जो कहा गया है कि जो डिस्टॉर्शन आते हैं ऐसे उपायों को अपनाने पर, सब्सिडी देने पर, तो उसमें जो विकृतियां मानी गई हैं, अगर यदि ऐसे कोई भी उपाय को हम विकृति मान लेंगे तो देश का विकास रुक सकता है या बाधित हो सकता है। इस आधार पर कुछ शर्तें लगा दी गई हैं कि आप कुछ शर्तों के अधीन इस तरह की छूट दे सकते हैं, तो उनको ही इसमें शामिल किया जाता है। यानी यदि समर्थन के लिए किसानों को उत्पादन सीमित करने की आवश्यकता है तो ऐसी स्थिति को उसे ब्लू बॉक्स में डाल देंगे और इस बॉक्स के तहत सब्सिडी खर्च की कोई सीमा नहीं लगाई गई है। तीसरा बॉक्स क्या कहता है? तीसरा बॉक्स है ग्रीन बॉक्स। तो ऐसी सब्सिडी जो व्यापार को विकृत नहीं करती या बहुत ही कम विकृति का कारण बनती है, ऐसी सब्सिडीज को इस बॉक्स के तहत देखा जाता है। इसमें सरकार के द्वारा वित्त पोषण शामिल है लेकिन इतना कि उससे कोई डिस्टॉर्शन ना हो, लेकिन मूल्य समर्थन जैसे MSP है उसको इसमें शामिल नहीं करते। भारत सरकार जो अतिरिक्त उत्पादन को खरीद लेती है उसको अपने पास स्टोर रखती है। तो खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम के तहत स्टॉक होल्डिंग और उसका डिस्ट्रीब्यूशन इतना कर सकते हैं आप, इसको इसमें शामिल किया गया है, इसके तहत छूट है। इसके अलावा पर्यावरण संरक्षण और क्षेत्रीय विकास कार्यक्रमों को इसके तहत शामिल किया गया है और बिना किसी सीमा के अनुमति दी गई है, यानी इसमें आप सब्सिडीज दे सकते हैं बशर्ते जो इसके नीति विशिष्ट मानदंड यानी इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग, इसमें जो एनेक्स 2 लगाया गया है उसके अकॉर्डिंग जितनी भी इसमें नियम कानून दिए गए हैं उसके आधार पर अगर आप करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो ये इसकी बात हुई। अब हम बात कर रहे थे WTO की, तो इसकी 12वीं मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस यानी मंत्री स्तरीय वार्ता आयोजित होने वाली है जिनेवा में अगले कुछ महीनों में और इसको को होस्ट करेगा कजाकिस्तान। ठीक, अगर कुछ और फैक्ट देखें तो WTO का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। इसका जो गठन है वह 1 जनवरी 1995 को किया गया था और उरुग्वे दौर की वार्ताएं जो 1986 से 94 के आसपास तक मानी जाती हैं उसके तहत जो भी प्रावधान थे उन्हें लाया गया था। उसके बाद WTO का गठन किया गया। 164 मेंबर कंट्रीज हैं इसके और लगभग विश्व के 98% व्यापार का यह रिप्रेजेंटेशन करता है। ठीक, जरूरी खबर है ये। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। मानव विकास सूचकांक यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2020 की बात कर रहे हैं। क्या क्या बताया गया था इसमें? सबसे पहले तो यह कि इसे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी UNDP द्वारा जारी किया जाता है और इस सूचकांक में
189 देशों की सूची में भारत 131वें पायदान पर था 2020 के अकॉर्डिंग। ठीक, 2019 में जो जारी किया गया था सूचकांक, 2020 में भारत की रैंक 2 स्थान गिर गई, यानी पहले 129 रही होगी, 129 से गिरकर 131 आ गई। ठीक, इस सूची में 2020 की सूची में नॉर्वे पहले स्थान पर रहा फिर से, और वहीं आयरलैंड दूसरे और स्विट्जरलैंड तीसरे स्थान पर रहा। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत के कुछ पड़ोसी देशों की भी बात कर लेते हैं, शायद परीक्षा में पूछ ले। तो भूटान 129वें, बांग्लादेश 133वें, नेपाल 142वें और पाकिस्तान 154वें पायदान पर रहा। ठीक है, HDI क्या करता है? दरअसल किसी राष्ट्र में स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन के स्तर का मापन करता है। ये 3 बहुत ही प्रमुख पॉइंट हैं, इन्हें याद रखिएगा। स्वास्थ्य से संबंधित, शिक्षा से संबंधित और जीवन स्तर से संबंधित जो भी मापक हैं, इनको HDI में शामिल किया गया है। 2019 में भारतीयों की जीवन प्रत्याशा 69.7 वर्ष यानी 69.7 वर्ष बताई गई है। वहीं भारत में स्कूलिंग की प्रत्याशा 12.2 वर्ष बताई गई है। ठीक, जो UNDP है वह संयुक्त राष्ट्र की विकास एजेंसी है और 170 देशों में UNDP 170 देशों में गरीबी और असमानता को कम करने पर कार्य करता है। यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, खासतौर से सतत विकास लक्ष्यों के लिए भी यह इसका प्रोग्राम चल रहा है। इसकी स्थापना 1965 में की गई थी और संयुक्त राष्ट्र महासभा की इसमें प्रमुख भूमिका थी, इतना याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। ये एक सवाल पूछा गया था सिविल सर्विसेज एग्जाम 2019 में, सीधा सीधा सवाल है, यानी एक एग्जाम्पल के तौर पर आप समझ सकते हैं कि कैसे सवाल बनते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्व बैंक के कारोबार सुगमता सूचकांक यानी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स का उप सूचकांक नहीं है, यानी किसको इसमें शामिल नहीं किया जाता इसको बनाते टाइम? तो इसमें कुछ विकल्प दिए गए हैं: कानून और व्यवस्था बनाए रखना, करों का भुगतान, संपत्ति का पंजीकरण और निर्माण परमिट संबंधी कार्य। इसका उत्तर है ए। तो मतलब आपको ये याद रखना है कि किसी भी रिपोर्ट को, किसी भी संस्था के बारे में आप पढ़ें तो थोड़ा ठीक से पढ़ें, उसके बारे में एनालाइज करें, उसके मुख्य टॉपिक्स और उसके सब टॉपिक्स को भी ध्यान दीजिए। चलिए अगली खबर है आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना। तो क्या क्या है इसमें? आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना को मंजूरी दी गई थी। दरअसल ये पुरानी खबरें हैं, पिछले 6 महीने के अंतराल के समय में। तो औपचारिक क्षेत्र में रोजगार को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य था। इसकी जो अवधि थी वह 2020 से 2023 रखी गई थी। 2020 से 2023 तक इस योजना को चलाया जाना है। तो इसमें बताया गया है कि नए कर्मचारी जिनकी नियुक्ति, ऐसे कर्मचारी जिनकी नियुक्ति 1 अक्टूबर 2020 के दिन या उसके बाद हुई है, 1 अक्टूबर 2020 या उसके बाद हुई है, और 30 जून 2021 तक की अवधि के बीच नियुक्त हुए हैं। ठीक, उन्हें 2 साल के लिए सब्सिडी दी जाएगी। किन चीजों में, उसकी बात करते हैं। इसके अलावा ऐसी इकाइयों की भी बात की गई है, कंपनियों की भी बात की गई है जो अधिकतम 1000 लोगों को रोजगार देती हैं। उसमें क्या कहा गया है? उसमें नए कर्मचारियों को EPF के बारे में, EPF के लिए 12% कर्मचारी का योगदान और 12% नियोक्ता का योगदान, यानी EPF योजना के तहत 12% जो कर्मचारी अपना हिस्सा देता है और 12% जो उसको हायर करता है, उसका नियोक्ता है, वह देता है। उन दोनों के योगदान यानी 24% का भुगतान भारत सरकार 2 साल के लिए करेगी, ये योजना में कहा गया था। और यदि कर्मचारियों की संख्या 1000 से ज़्यादा है, ऐसी भी कोई संस्था हो सकती है, ऐसी कई संस्थाएं हैं जहां 1000 से ज़्यादा लोग काम करते हैं, तो उस स्थिति में भारत सरकार केवल कर्मचारी के योगदान को पूरा करेगी, यानी 12% जो कर्मचारी का योगदान है उतना भुगतान करेगी। इसके अलावा ऐसे कर्मचारी जिनकी मासिक आय 15,000 रुपए से कम है, ठीक, और 1 अक्टूबर 2020 से पहले EPFO में पंजीकृत किसी इकाई में वो काम नहीं कर रहे थे। 1 अक्टूबर 2020 से पहले EPFO में या फिर जहां वो काम कर रहे थे पंजीकृत नहीं थी, या फिर उनका यूनिवर्सल अकाउंट नंबर नहीं बना हुआ था, तो वो भी इसके लिए पात्र होंगे, इस योजना का लाभ उठा सकेंगे।
इसके अलावा ईपीएफओ किसी भी योगदान को उस सदस्य के आधार से लिंक्ड अकाउंट में ही क्रेडिट करेगा। ये कुछ प्रमुख बातें इसमें बताई गई थी। चलिए अब अगली न्यूज़ देखते हैं। इन्वेस्टमेंट प्रमोशन अवार्ड, इन्वेस्टमेंट प्रमोशन अवार्ड की घोषणा की गई है, यूनाइटेड नेशन से संबंधित है और अंकटाड के द्वारा इन्हें दिया गया है। किसे दिया गया है? यह इन्वेस्ट इंडिया को। ठीक, चलिए इसको विस्तार से समझते हैं। इन्वेस्ट इंडिया को 2020 यूएन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन अवार्ड दिया गया है 2020 का। तो इसे किसने दिया है? यानी अंकटाड ने इसे दिया है। अंकटाड का मतलब यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। चलिए, यह इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसीज के लिए सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार माना जाता है। यानी जो भी ऐसी संस्थाएं जो निवेश को बढ़ावा देती हैं, उन संस्थाओं के लिए इसे बहुत बड़ा पुरस्कार माना जाता है। दुनिया भर में निवेश संवर्धन यानी निवेश को बढ़ाने से संबंधित एजेंसियों की उत्कृष्ट उपलब्धियों और काम को पहचान दिलाता है। यानी ऐसी एजेंसी जो बेहतर काम कर रही है निवेश के क्षेत्र में, उनके लिए एक प्रतिष्ठित पुरस्कार है। चलिए आगे देखते हैं। इसका मूल्यांकन अंकटाड द्वारा 180 निवेश संवर्धन एजेंसियों की विश्लेषण करने के बाद ही किया गया है और इसकी शुरुआत, इस पुरस्कार की शुरुआत 2002 से की गई थी और इसे हर साल दिया जाता है। तो यहाँ पर भी एक सवाल बन सकता है कि 2 साल में दिया जाता है, 3 साल में, 6 महीने में या हर साल? तो इसे हर साल दिया जाता है। सतत विकास में निजी क्षेत्र के निवेश को बढ़ाने और सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने में निवेश संवर्धन संस्थाओं के योगदान को यह पुरस्कार उजागर करता है। यानी ऐसी संस्थाएं जो भारत में निवेश बढ़ा रही हैं, उसमें उनका योगदान है, व्यापार सुगमता को बढ़ा रही हैं, इससे सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति करने में आसानी हो रही है, तो उसको खास तौर से यहाँ पर एड्रेस किया जाता है। चलिए, इन्वेस्ट इंडिया की बेहतरीन गतिविधियों, खास तौर से बिजनेस इम्यूनिटी प्लेटफॉर्म्स, एक्सक्लूसिव इन्वेस्टमेंट फोरम्स जिसमें वेबिनार सीरीज भी शामिल हैं, सोशल मीडिया पर सक्रियता, कोविड से निपटने में जो गठित किए गए इनके विशेष समूह हैं उनको रेखांकित किया गया है। तो 2009 में DPIIT यानी उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग गैर लाभकारी उपक्रम के रूप में इसके तहत इन्वेस्ट इंडिया का गठन किया गया था और ये वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। चलिए आगे देखते हैं। नेगेटिव यील्ड बॉन्ड्स कुछ समय पहले बहुत ज़्यादा चर्चा में थे, खासतौर से यूरोप के मार्केट में जब चीन ने इन्हें पेश किया था। तो क्या इसमें खास बात रही जानने की? चीन ने पहली बार नेगेटिव यील्ड डेट की बिक्री की, एक तरीके से नेगेटिव यील्ड बॉन्ड की बिक्री की चीन ने। क्या होते हैं? पहली बात तो यील्डिंग बॉन्ड, कोई भी सामान्य बॉन्ड के बारे में समझ लीजिए। यील्ड बॉन्ड यानी उत्पादकता बॉन्ड, कोई भी सरकार या फिर अन्य संस्था धन एकत्रित करने के लिए एक तरीके से बॉन्ड जारी करती है और बॉन्ड में एक निश्चित अवधि के लिए इसे जारी किया जाता है। मान लीजिए इसकी कीमत, इसकी फेस वैल्यू, अंकित वैल्यू 100 रुपये थी, इसको खरीद लिया गया, 5 साल की अवधि इसमें दी गई और इसमें ब्याज दिया जाता है। मान लीजिए 10% का ब्याज दिया जा रहा है। तो जो इसमें निवेशक है यानी जिसने इसको खरीदा है, वह 5 साल के लिए इसको एक पेपर की तरह है, मान लीजिए पेपर उसको दे दिया गया, उसने अपने पास इसको रख लिया, 5 साल तक रखे रहेगा, पैसे दे चुका है। सरकार की तरफ से या जिसने इसको लिया है, कोई कंपनी है, उसने इसको 10% की दर से जो ब्याज है इसको हर साल मिलता रहेगा और जब इसकी अवधि पूरी हो जाएगी, मैच्योरिटी अवधि, तब इसको इसी की फेस वैल्यू पर वापस कर दिया जाएगा। ये हो गई एक सामान्य परिभाषा। अगर नेगेटिव यील्ड बॉन्ड की बात करें, नेगेटिव का मतलब क्या हुआ? एक ऐसा बॉन्ड जिसको खरीदने वाला लाभ की जगह नुकसान की स्थिति में भी रह सकता है। मान लीजिए उसने किसी बॉन्ड को 100 रुपये में खरीद लिया और मैच्योरिटी होने के बाद हो सकता है 95 रुपये में ही वापस जाए। तो नेगेटिव जो उसमें ब्याज का भुगतान किया जाएगा वह नकारात्मक हो सकता है। प्रश्न होंगे कि नकारात्मक अगर होगा तो इसको लोग खरीदेंगे क्यों? ऐसी क्या स्थिति आ रही है कि लोग नुकसान में ऐसे बॉन्ड को खरीदें? देखिए, यूरोप के मार्केट की बात है, अभी हम इसको स्पष्ट कर लेते हैं। यूरोप के निवेशकों के बीच इसकी भारी मांग देखी गई और वजह क्या रही? यूरोप में तुलनात्मक रूप से कम यील्ड। देखिए, जो भी बहुत बड़े निवेशक होते हैं वह बहुत ज़्यादा पैसा, बहुत ज़्यादा पूंजी अपने पास नहीं रखना चाहते, उसको सुरक्षा की दृष्टि से कहीं ना कहीं निवेश करते हैं।
यूरोप की स्थिति, अर्थव्यवस्था, जो यूरोप की पूरी अर्थव्यवस्था थी कोरोना महामारी और भी बहुत सारी वजहों से काफ़ी ज़्यादा डाउन चल रही है। तो वहाँ पर तो कई सारे ऐसी स्थितियाँ भी हैं कि आपको पैसा जमा करने पर ही हो सकता है कुछ पैसा देना पड़ जाए, इंटरेस्ट देना पड़ जाए। तो जो निवेशक है वह यह सोचेगा कि मुझे कम से कम अगर बहुत ज़्यादा नुकसान ना हो तो कम नुकसान में ही मैं पैसे जमा कर लूँ। तो यही स्थिति यूरोप की देखी गई, जहाँ पर चीन के द्वारा ऐसे सॉवरेन बॉन्ड जारी किए जाने पर ठीक ठाक उसमें निवेश देखने को मिला बहुत तेजी से। चूंकि इसे चीन की सरकार ने जारी किया था, इस आधार पर भी लोगों का भरोसा इस पर बढ़ा। इसके अलावा एक और पॉइंट है कि चीन की अर्थव्यवस्था बहुत ज़्यादा तेजी से नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी जहां अन्य देश नेगेटिव ग्रोथ कर रहे थे यानी गिरावट हो रही थी, वहीं चीन की अर्थव्यवस्था उसके बावजूद बढ़ रही थी। तो ये एक बड़ा कारण था कि लोगों ने इन बॉन्ड्स में निवेश किया, यही यहाँ पर बताया गया है। और यूरोप के जो कई सारे बैंक थे वो जितना इस पर इंटरेस्ट रेट लगा रहे थे, खास तौर से माइनस वाला, मान लीजिए नेगेटिव इंटरेस्ट रेट इस पे लगा, यानी आपने जितने में लिया उससे आपको कम इसकी जो प्राप्ति होगी, मैच्योरिटी अवधि के बाद आपको कम पैसा मिलेगा। तो यूरोप के देशों की तुलना में चीन ने कुछ कम रखा, प्लस इसकी अवधि के आधार पर चीन ने कुछ बॉन्ड्स में ज़्यादा यानी प्लस में भी जो रिटर्न था वह देने की बात कही थी। इस आधार पर जो नेगेटिव वाले हैं उनकी बिक्री बहुत ज़्यादा तेजी से हुई। तो नेगेटिव यील्ड बॉन्ड में निवेशकों को मैच्योरिटी प्राइस खरीद कीमत की तुलना में कम मिलता है। अभी हमने उदाहरण के रूप में समझा, यदि 100 रुपये का उसने खरीदा था, उसकी खरीद कीमत 100 रुपये थी, मैच्योरिटी होने पर उसको उतने पैसे मिलने चाहिए थे, साथ ही ब्याज भी मिलना चाहिए था, लेकिन वहाँ पर ब्याज ऋणात्मक हो गया, या फिर उसको ब्याज नहीं मिला, उसके बावजूद उसकी जो खरीद थी, खरीद से उसको कम पैसा भी मिल सकता है, ये स्थिति रही। तो ये बॉन्ड आमतौर पर केंद्रीय बैंकों या सरकारों द्वारा जारी किए जाते हैं, विशेष रूप से ऐसी स्थितियों में जब अर्थव्यवस्था की सिचुएशन खराब हो रही हो और वैश्विक अर्थव्यवस्था में गिरावट आ रही हो, यानी दबाव और अनिश्चितता की स्थिति में इस बॉन्ड में निवेश बढ़ जाता है। उदाहरण हमने देख ही लिया, कोविड-19 महामारी और यूरोप के विकसित बाजारों में ब्याज दर का बहुत कम होना। हमारे यहाँ तो फिर भी ठीक ठाक ब्याज मिल जाता है सेविंग अकाउंट्स पे या फिर अन्य तरह के अगर हम फिक्स डिपॉजिट कर दें, लेकिन यूरोप में इतना रिटर्न नहीं है, ये एक बड़ी वजह रही। तो बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की जीडीपी में गिरावट, साथ ही हमने चीन का उदाहरण समझ लिया कि चीन ने सकारात्मक वृद्धि दर्ज की थी और 2020 की तीसरी तिमाही में चीन की जो जीडीपी ग्रोथ रही 4.9% की दर से बढ़ रही थी। तो उस दौरान ये एक बड़ा कारण था कि इसमें निवेश काफ़ी तेजी से बढ़ा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 15वें वित्त आयोग की रिपोर्ट। तो जो 15वां वित्त आयोग है उसने अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी है, ऐसी खबर आई थी। 2021 से 22 और 25 से 26 के लिए फंड्स वितरण की सिफारिशें इसमें शामिल की गई हैं। याद रखिएगा, राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा खर्च के वित्त पोषण के लिए एक नए इसमें नॉन लैप्सेबल कोष की गठन की बात की गई है, यानी ऐसा कोष जिसको समय के बाद खत्म ना माना जाए, जो समाप्त ना हो, बना रहे। राज्यों के लिए प्रदर्शन प्रोत्साहन की भी पेशकश इसमें की गई है, राज्यों को किस तरीके से उनके प्रदर्शन के आधार पर फंड दिए जाएं। 2020-21 से 2024-25 की अवधि के लिए 15वें वित्त आयोग का गठन किया गया था। आर्टिकल 280 में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है और साथ ही 281 में वित्त आयोग की सिफारिशों की बात है और उसमें यह भी कहा गया है कि राष्ट्रपति इसे संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। चलिए, पिछले साल आयोग ने 2020-21 के लिए एक अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत की थी कोविड-19 के दौर की स्थितियों के दौरान। अंतरिम रिपोर्ट में करों के विभाजन पूल में राज्यों की हिस्सेदारी जो थी उसको 42% से घटा दिया गया था और 41% कर दिया गया था। रिपोर्ट का जो शीर्षक रखा गया है उसको भी याद कर लीजिए, फाइनेंस कमीशन इन कोविड टाइम्स। बहुत ही आसान है, याद हो जाएगा। मुख्य रिपोर्ट के अलावा इसमें 2 और वॉल्यूम्स भी जारी किए गए हैं, इनको देख लेते हैं। पहले में केंद्र सरकार के वित्तीय स्थिति का जायजा लिया गया है, केंद्र सरकार की क्या स्थिति चल रही है आर्थिक गिरावट के दौरान, उसके बाद, और साथ ही दूसरे में प्रत्येक राज्य का जो वित्तीय स्थिति है उसका विश्लेषण किया गया था। ठीक है, एक और महत्वपूर्ण बात, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? NK सिंह। ठीक, इतनी जानने लायक बात थी इस न्यूज में। चलिए आगे देखते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड पुरानी खबर हो सकती है लेकिन महत्वपूर्ण है, इसलिए रिवीजन करते रहिए। इसकी शुरुआत 1998 में की गई थी। ठीक है,
और आरवी गुप्ता समिति, ऐसी समितियां भी बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, पूछ ली जाती हैं अक्सर। आरवी गुप्ता समिति की अनुशंसा पर नाबार्ड द्वारा इसे तैयार किया गया था। ठीक है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। संबद्ध और गैर कृषि गतिविधियों के लिए किसानों की निवेश ऋण, यानी जहां कृषि से संबंधित गतिविधियां या कृषि से इतर जो भी गतिविधियां हैं उनमें किसानों को जब धन की आवश्यकता होगी, पूंजी की जरूरत होगी, तो वो ऋण लेंगे। तो उसी ऋण की आवश्यकता को पूरा करने के लिए इसे लाया गया था और 2004 में इस योजना को आगे बढ़ाया गया 1998 में शुरू करने के बाद। 2012 में टी.एम. भासिन की अध्यक्षता में एक कार्यदल का गठन किया गया था कि ताकि इस जो योजना लाई गई थी उसकी समीक्षा की जा सके कि आगे इसमें क्या क्या सुधार किए जाएं या बदलते वक्त की स्थितियों के हिसाब से कैसे इसे अपडेट किया जाए। ठीक, आगे बैंकिंग प्रणाली से सिंगल विंडो के तहत किसानों को लचीली और सरलीकृत व्यवस्था एक तरीके से प्रदान करना, यानी जो भी गतिविधियां यानी जो भी प्रक्रियागत दिक्कतें मौजूद थी बैंकिंग प्रणाली से लोन लेते समय या ऋण लेते समय उनको आसान करने की व्यवस्था इसमें लाई गई कि ताकि किसानों को ज़्यादा दिक्कत ना हो और एक ही प्रक्रिया यानी एक ही विंडो के जरिए कई सारी जगहों पर भागना ना पड़े, एक ही विंडो से आसानी से एक फाइल दे करके उसको सैंक्शन करा लिया जाए। तो निम्नलिखित के लिए पर्याप्त और समय पर ऋण सहायता प्रदान की जाती है। कौन से हैं वे निम्नलिखित? लिखे हुए हैं। फसलों की खेती के लिए अल्प अवधि ऋण जरूरतों को पूरा करना, फसल उगानी है, बहुत ही छोटे समय के लिए ज़रूरत है, कम समय के लिए ज़रूरत है, वे ज़रूरतें पूरी होंगी। फसल के बाद जो पोस्ट हार्वेस्ट एक्सपेंसेस हैं, फसल कटने के बाद उसको कैसे भंडारित किया जाए, कैसे ले जाया जाए, उसको लेकर कृषि उपज विपणन ऋण यानी प्रोड्यूस मार्केटिंग लोन और किसान की घरेलू खपत की ज़रूरतें यानी हाउस होल्ड से रिलेटेड जो उसकी नीड्स हैं उसके लिए भी दिया जाता है। ये जो पॉइंट्स है बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको ही लाइन में लिख के दे दिया जाएगा और एलिमिनेट करने के लिए पूछा जाएगा कि बताइए कौन सा पॉइंट इसमें शामिल है या शामिल नहीं, इसलिए याद रखिएगा। फार्म एसेट्स और कृषि से जुड़ी हुई गतिविधियों के रखरखाव के लिए जो कार्यशील पूंजी है उसके लिए, और कृषि और उससे जुड़ी गतिविधियों में निवेश क्रेडिट की जरूरत को भी पूरा करेगी किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम। ठीक है, चलिए इसके योजना की पात्रता, कौन कौन लोग इसके पात्र होंगे? तो किसान यानी व्यक्तिगत भी और ज्वाइंट बोरोवर्स जो मालिक किसान हैं उनको इसमें शामिल किया गया है, और काश्तकार किसान, मौखिक पट्टेदार और बटाईदार भी शामिल होंगे। किसानों, काश्तकार किसानों और बटाईदारों का स्वयं सहायता यदि कोई समूह उन्होंने मिलकर के बनाया है, सेल्फ हेल्प ग्रुप, या फिर संयुक्त देयता समूह यानी जो लोग मिलकर के ज्वाइंटली सब लोग एक साथ इस बात की जिम्मेदारी ले कि हाँ ऋण चुकाया जाएगा, उनको भी इसमें शामिल किया जाता है। इनको JLGs बोलते हैं। इसमें जो डॉक्यूमेंट्स जो जरूरी हैं उसमें आधार कार्ड, वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड और पासपोर्ट आदि के तहत आप ले सकते हैं। इसमें 1,60,000 रुपये तक का, 1 लाख, पहले 1 लाख इसकी सीमा थी, फिर इसको बढ़ा दिया गया था, तक का कोलेटरल फ्री लोन आप ले सकते हैं। यानी जो भी किसान है वह इसे ले सकता है किसी भी तरह की अपनी संपत्ति से जुड़े कागज वगैरह लगाए बिना। 1 साल के लिए ऋण की मात्रा का मूल्यांकन खेती की लागत और फसल के बाद के खर्च और खेत के रखरखाव की लागत के आधार पर किए जाते हैं। ऋण पर जो लोन लिए जाते हैं उस पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा वह साधारण ब्याज के मुकाबले कुछ कम रहता है। बैंक मान लीजिए 9% पर लोन दे रहे हैं, 7 पर दे रहे हैं, तो इसमें लगभग एक एवरेज निकाला जाए तो 4% से 7% के आसपास रहता है। ठीक है, चलिए अगली न्यूज़ है प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। ये भी एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ थी, आज भी है परीक्षा के लिए, कोई भी खबर बहुत पुरानी नहीं होती। चलिए क्या बताया गया है? तो योजना 2019 में लॉन्च की गई थी। कौन सी? प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। इसमें लघु और सीमांत किसानों की सामाजिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है। किसानों के मुद्दे पिछले काफ़ी समय से चर्चा में रहे हैं, ऐसे में ये जो योजना है इम्पॉर्टेंट हो जाती है। इसमें जो मंत्रालय है वह कौन सा है? कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय इसको देख रहा है, और इसका उद्देश्य है लघु और सीमांत किसानों के लिए 60 वर्ष की आयु होने पर कम से कम न्यूनतम 3,000 प्रति माह पेंशन उपलब्ध कराई जाएगी। यानी ऐसे किसान जब 60 वर्ष के हो जाएंगे, लघु यानी छोटे और सीमांत किसान,
तो उनको 3,000 रुपये तक हर महीने पेंशन देने की योजना लाई गई है। यानी एक तरीके से असंगठित क्षेत्र अगर हम मान लें तो असंगठित क्षेत्र में सामाजिक सुरक्षा बहुत कम होती है, इसीलिए सरकार की योजना है कि इनको भी सामाजिक सुरक्षा के दायरे में एक तरीके से प्रदान करने की कोशिश की जाए, लाया जाए। तो जो लाभार्थी हैं वे 18 से 40 वर्ष के लघु और सीमांत किसान होंगे जिनके पास 2 हेक्टेयर तक की कृषि योग्य भूमि होगी। यानी 18 से 40 वर्ष के किसान जिनके पास 2 हेक्टेयर तक की भूमि होगी और मतलब जो स्टेट है, राज्य है, उसके लैंड रिकॉर्ड्स के मुताबिक उनको इसके लिए योग्य माना गया है। तो लघु और सीमांत किसानों के लिए ओल्ड एज प्रोटेक्शन स्कीम के तहत कार्य कर रही है और स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है। यानी आप लेना चाहें तो लीजिए, नहीं लेना चाहें तो कोई बात नहीं। तो इसमें 18 से 40 वर्ष तक का जो आवेदक होगा, 18 से 40 वर्ष के बीच में इसमें आवेदन किया जाएगा और 60 साल तक की उम्र तक 55 से 220 रुपये प्रति महीना उसको जमा करेगा। तो जैसे जैसे एज का क्राइटेरिया बढ़ेगा उसी हिसाब से उसकी जो किश्त है वह बनती जाएगी। तो इसको जमा करने के बाद भारत सरकार भी इसमें उतना ही अंशदान देगी, उसके आधार पर उसको पेंशन दी जाएगी। तो इस योजना से लगभग 5 करोड़ सीमांत और लघु किसानों को लाभ मिलने की उम्मीद है और किसानों को 60 वर्ष का होने पर यानी 18 से 40 तक वह योजना में शामिल हो सकता है, 60 वर्ष तक जमा करेगा और 60 साल के बाद कम से कम न्यूनतम 3,000 रुपये प्रति माह उसको पेंशन दी जाएगी। और यदि ऐसी सिचुएशन आती है जहां किसान की मृत्यु हो जाती है तो किसान का पति, यदि वह महिला किसान है और यदि वह पुरुष किसान है तो ऐसी स्थिति में उसकी पत्नी फैमिली पेंशन के रूप में 50% पेंशन पाने की हकदार होंगी। ठीक है, तो ये इस योजना से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान थे, कुछ प्रमुख योजनाओं की हमने चर्चा की है। उम्मीद है आगामी एग्जाम में आप बेहतर प्रदर्शन करके आएंगे और भी जो भी महत्वपूर्ण विषय आपको लगे उनको रिवाइज जरूर कीजिएगा। तो इकोनॉमी सेक्शन में इतना ही, शुक्रिया।